कुछ कह सकता है, मगर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। पिछले 2019 के बाद जो गवर्नर रूल में हो रहा था, पकड़ दकड़ का माहौल था, रोज छापे पड़ते थे, बैन लगाई जाती थी, जो इंस्टीट्यूशंस है उनको अटैच किया जाता, लोगों की प्रॉपर्टी अटैच की, यानी जम्मू कश्मीर में एक सर्विलेंस चल रही थी। कोई बात नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो उस वक्त लगता था कि ये बड़ा एबनॉर्मल है, ये क्या हो रहा है। मगर उमर साहब ने जो सबसे बड़ी सर्विस की बीजेपी की, जो अभी तक लोगों को लगता था ये क्या हुआ, मुलाजिमों को निकाल उसको नॉर्मलाइज किया, कि जो अभी तक लगता था कि ये बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, उमर साहब ने कही ठीक चल रहा है, क्योंकि ना वो बात की उन्होंने, न इसमें कोई रेजिस्टेंस दिखाया। जो उन्होंने कहा था कि हमारे जो लोग हजारों की तादाद में बाहर जेलों में हैं, उनको हम लीगल एड देंगे, नहीं दिया। उन्होंने कहा था 370 को लेके नाम नहीं लेते 370 का, यानी जो बीजेपी का एक नैरेटिव रहा कि मसले कश्मीर के हवाले से कोई बात नहीं होनी चाहिए, 370 के हवाले से कोई बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ स्टेटहुड की बात बीजेपी। और आज स्टेटहुड को भी उमर साहब ने एक बहुत बड़ा मुश्किल सवाल बना दिया। वो स्टेटहुड जो बीजेपी खुद कहती थी हम देंगे, मगर स्टेटहुड बोलते बोलते उमर साहब ने उसको मसले कश्मीर से भी बड़ा मसला बनाया। तो मैं समझती हूँ ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है कि आज भी पकड़ दकड़ है, आज भी जमात इस्लामी के जो इंस्टीट्यूशन अटैच किए जाते हैं, हमारे स्कूल बंद किए गए, फलाह ट्रस्ट का जो इंस्टीट्यूशन है उसको टेक ओवर किया, और यहाँ की जो मिनिस्टर है उसके सिग्नेचर से हुआ। तो ये मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही बड़ी डिससर्विस हुई पिछले एक साल में। बाकी छोड़िए, फ्री गैस देंगे, बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री 1 लाख रोज़गार देंगे, ओपन मेरिट के साथ हम करेंगे, उनके साथ रैशनलाइजेशन करेंगे, डेली वेजेस को परमानेंट करेंगे, ये तो इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। क्योंकि जो ये गवर्नमेंट है, अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब आप पालपोरा ईदगाह गई थी, आपने वहाँ 2 बातें की थी। एक तो यही राउंड द ईयर 11 नेशनल कॉन्फ्रेंस तालिबान की बात थी। शाम को हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछा कि 1 साल में आपने पीडीपी का भी केजरीवाल ने यूटी में रह के लोगों को फ्री बिजली नहीं दी, फ्री पानी नहीं दिया, स्कूलों को नहीं किया, जो इलीगल कॉलोनीज थी उनको लीगलाइज किया, पूरी करप्शन को दूर कर दिया। तो मुझे लगता है केजरीवाल के तो सर पे एलजी साहब, और उसके बावजूद जितनी अच्छी हमें केजरीवाल के पॉलिटिक्स के साथ बहुत उनके साथ एतराज़ात हैं, मगर अगर आप एज अ यूटी में जो उनकी गवर्नेंस देखेंगे वो तो एक मॉडल है। तो यहाँ तो किसी ने रोके नहीं उमर साहब के हाथ। वो फ्री गैस क्यों नहीं दे रहे हैं, वो विडो फंड को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, किसने रोका है, वो फ्री पावर क्यों नहीं दे रहे हैं, पानी क्यों नहीं दे रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं, जो रिजर्वेशन पे उन्होंने कमेटी बनाई उसकी रिपोर्ट आम क्यों नहीं कर रहे। मेरा ख्याल में ये ज्यादती है ये कहना कि हमारे पास स्टेटहुड नहीं है, वो एक मेरे ख्याल में बहाना है। रहेगा पीडीपी का, जिस तरह से सजाद लोन साहब ने जो है अरेस्टिंग करने का जो है ऐलान भी किया। देखिए, फारूक साहब ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने उनको ये बताया कि देखिए सपोर्ट जहाँ तक है हम आपस में अपनी हमारे सीनियर लीडर बैठ के बात भी करेंगे, मगर मैंने उनको बोला हमारी कुछ बिल्स हैं जो पिछले सेशन में भी लाई थी, हमने आज भी लाई हैं, कम से कम उसमें 1-2 बिल्स तो हमारे आप पास करवा दें। चाहे वो जो ये जो लोगों के जो गरीब लोगों की घास चराई में 3 साल से ज़्यादा वक्फे से जो उनके पास जगह है, मकान है, दुकान है, गाँव खाना है, उसको रेगुलराइज कर लीजिए। या जो डेली वेजर बेचारे हजार मतलब सैकड़ों सालों से 20-20, 25-25 साल से सारा जो सरकार ये चलाते हैं, चाहे पीएचई हो, आरएनबी हो, इरिगेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हेल्थ हो, तो इनकी वजह से वो डिपार्टमेंट चलता है। तो ये बेचारे 8,000 रुपये में क्या करेंगे। तो अगर कम से कम ये 1-2 बिल्स में वो हमारी मदद करें, उसको पास होने में मदद करें, तो शायद हम सोच सकते हैं उस बारे में। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुन रहा था, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद वो कुछ गिनाएंगे, कुछ 1-2 काम उन्होंने कोई किया होगा, लेकिन जो कि हम सबको पता है, कोई पार्टी बोले नहीं बोले, मैं तो क्लियर बोलूंगा कि पिछले 1 साल में अभी उन्होंने जो वादे किए थे लोगों के साथ इलेक्शन से पहले, उनमें से एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने आज फिर से एक बार स्टेटहुड की बात की, लेकिन वो ये न भूली वो वही बंदा है जिसने कहा था मैं रेजोल्यूशन पास कर दूंगा, लेकिन वो रेजोल्यूशन तक पास नहीं करवा पाए
35 और 370 के लिए या कि हमारे स्टेटहुड के लिए। उसने उस टाइम भी रेजोल्यूशन में कहा कि इसके ऊपर क्या कहते हैं, ऐसे टॉक्स होने चाहिए, ना कि उसने कहा कि ये हमारा हक है, हमें वापस मिलना चाहिए। मैं कहूँगा कि ये एक खत्म हुई सरकार है। मतलब लोगों को, मतलब पहले तो इन्होंने ऑटोनॉमी के नाम पे 70-75 साल से बेवकूफ बनाया, अब नए वादे किए, अब उस पे भी खरे नहीं उतर पाए। और सबसे अच्छी बात है जो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि उमर अब्दुल्ला को चाहिए अगर वो इज्जत के साथ इस्तीफा दे दे, शायद उनकी इज्जत बरकरार रहे, वरना मैं इतना कहूंगा कि एनसी का वजूद अब खत्म हो चुका है जम्मू कश्मीर से। देखिए क्लियरली एलजी ने कहा हुआ कि सिर्फ होम डिपार्टमेंट हमारे पास है, बाकी सब कुछ इन्हीं के पास है। और उसके बाद भी ये कहना है कि हमें कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। वही टोपी जो उसने उतारी थी वोटों के लिए, अब वो वही टोपी लोगों को पहना रहा है। तो उसमें जो डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं कि रिऑर्गनाइजेशन एक्ट की फाइल जो है अभी भी एलजी की मेज पर है, लेकिन उसमें कोई भी साइन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते हम कोई भी काम यहाँ पर नहीं कर रहे। देखिए अगर ऐसा है तो इसका मतलब इनकी सरकार बहुत कमजोर सरकार है, इनको कुछ आता ही नहीं है। वरना अगर इनकी फुल सीट्स है, पूरा इक्तदार के साथ ये आए हैं हुकूमत में और फिर भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कमजोर सरकार है। फिर तो ज्यादा हक बनता है इनको कि इस्तीफा दे दे अगर इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये याद दिला दूं कि उनके जो लीडर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं, इन्होंने इलेक्शन से पहले कहा था कि मैं कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं इलेक्शन तभी लड़ूंगा जब स्टेटहुड डिक्लेयर होगा। तो शुरुआत सारी फसाद की वहाँ से शुरू होती है। अब बाद में ये सवाल करें कि नहीं हमें स्टेटहुड अब मिलेगी या हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, सेंटर से प्लीड करेंगे, ये पब्लिक में एक किस्म के जज्बात के साथ पब्लिक के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली बात होती है। लीडर का काम है जो कहे वो दिल से करे, लोगों को बहकाने के लिए ना करे, क्योंकि उससे उस लीडर की जो गहराई है वो लोग समझ आते हैं। तो उसी दिन से जब इन्होंने इलेक्शन यूटी के लिए लड़ा, तब से ही लोगों को थोड़ा सा शक जो है वो पैदा शुरू हो गया कि एक पावर पॉलिटिक्स है लीडरशिप की, लेकिन पब्लिक की और स्टेट का कोई उन्हें ध्यान नहीं है। आज पूरे 1 साल हो चुका है। 16 अक्टूबर 2025 को इन्होंने ओथ ली थी विद ए गुड मेजॉरिटी, पर 1 साल में हमने कुछ भी नहीं देखा। जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर कहलाई जाती थी 2 हिस्सों में बटी, लद्दाख यूटी हुआ, जम्मू कश्मीर यूटी हुआ, उसमें भी पावर की एक थोड़ी बहुत डिवीज़न हुआ राज भवन में और स्टेट गवर्नमेंट में। उसको भी लेकर मुझे लगता है कि इनका पूरा 1 साल बीत गया उसी चीज़ को लेके, जिससे लोग जज्बाती हो जाते हैं। और ये जज्बाती सियासत इनको अब छोड़नी चाहिए, क्योंकि पहले भी इन्होंने कहा था कि मैं पावर ले लूँगा तभी जब आर्टिकल और स्पेशल स्टेटस जो है वो रिस्टोर करेंगे, वो कहीं दिख नहीं रहा है। पर आज जब ये पावर लेके बैठे हैं, मुझे ये बता दें, पब्लिकली बता दें कि 1 साल में कोई नक्शा इन्होंने पब्लिक वेलफेयर के लिए किया? हज़ारों बच्चे, हम हज़ारों नौजवान जो पढ़ के पीएचडी हैं, डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनके लिए कोई इन्होंने रास्ता निकाला? ये लीडर और सरकार का काम होता है कि वो पब्लिक के ताईं, अगर पब्लिक उनको चुन के भेजती है, और पब्लिक के ताईं कोई नक्शा बना के उनकी बहबूदी की बात करे। ये तो नहीं कि चीफ मिनिस्टर साहब खाली अपनी कुर्सी, सिक्योरिटी और एक पावर पॉलिटिक्स की भाई मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, इससे लीडरशिप कभी नहीं बनती। मैं फिर भी अप्रिशिएट करूँगा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कि वो इवन पावर 74 में लेने के बाद, एक स्ट्रगल के बाद, लेकिन वो बात बिल्कुल साफ करते थे। और जब वो पावर में आए थे उन्होंने काम किए। विजिबली हमें J&K बैंक हैंडीक्राफ्ट उनके हाथों दिखा कि यहाँ पर उसमें एक एक्सपेंशन हुआ, टूरिज्म में एक्सपेंशन हुआ। बट इनके 1 साल में क्या हुआ? एक तो हमारा 26 जो लोग मारे गए पहलगाम में, उसके बाद फिर फ्लड की सिचुएशन बनी कश्मीर में, उसके बाद भी कुछ ऐसे हादसे हुए, नेशनल हाईवे हमारा बंद हुआ। कहने को तो कह सकते हैं मुझे ये दे दें तो मैं ITBP से क्या
دوسری اور ایجنسیوں سے یہ روڈ جو ہے وہ بنوا دوں گا اور ایک دن میں کھود دوں گا. کہنے کی بات صرف جذبات کی بات ہے. بات ہونی چاہیے جو لوگ سمجھیں کہ بھئی ہاں اس میں کوئی صداقت ہے. لیکن لوگوں کو بہکا کے ان باتوں سے مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کا بھلا. کیونکہ اگر آپ گراؤنڈ پہ جائیں آپ دیکھیے کہ پڑھ لکھ کے بچے جو ہندوستان کی کئی ایک یونیورسٹیوں سے پڑھ کے یہاں آئے ہیں, کشمیر کی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں, اور ان کے اسٹیٹس بھی جو ہے ان کا ایجوکیشنل اسٹیٹس وہ کئی گنا زیادہ ہے. کیونکہ ہمارا بچہ جو ہے جموں کشمیر کا یہ بہت ذہین بچہ ہے, اس کی پوزیشن, اس کی مارکس پرسنٹیج. لیکن آج وہ لوگ جو ہیں ذہنی طور بڑے شکار ہو چکے ہیں. اس کی راحت ہمیں اس گورنمنٹ نے کرنی چاہیے تھی جو کہیں دکھی نہیں. باقی میں کیا کہوں, جو انہوں نے پرامس الیکشن سے پہلے کیے تھے میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. لوگ جانتے ہیں, سرکار بھی جانتی ہے. اس میں ایک پرامس بھی اگر پورا کیا ہو میں کچھ کہوں گا. سمپلی کہیں جانا کہ صاحب انوگریشن کرنا, یا کہیں جا کے فنکشن اسکول میں اٹینڈ کرنا کہ چیف منسٹر صاحب نے اسکول میں فنکشن اٹینڈ کیا, دس از نو کنٹریبیوشن. کشمیر میں ذہین لوگوں کی کمی نہیں ہے. آپ کہیں بھی, آپ کسی سے بھی آپ مشورہ لے کے یہاں ایک نئے راستے, نئے جو نوجوانوں کے لیے جو راہ جس کو بولتے ہیں ہم, وہ نکال سکتے تھے. کہیں کچھ نہیں ہے. کشمیر کا ہینڈی کرافٹ وہ بھی ایک طرف بیٹھا ہوا ہے. میں 10 بار کہہ چکا ہوں کہ نمائش گاہ کو ریسٹور کریے. کشمیر کا ہینڈی کرافٹ پھلے اور پھولے گا. کوئی نہیں سنتا, نہ کوئی کہتا ہے. آپ کو ہم نے کشمیر کا فروٹ جو تھا, آپ دیکھیے کہ کشمیر کا فروٹ ہمارا فیمس ایپل تھے, چاہے وہ امبری تھا, چاہے وہ کھرو تھا, چاہے وہ چھوٹی تریل تھی. ایسی بہت سے ہمارے ایپل جو ون ایپل کیپس ڈاکٹر اوے, وہ کشمیر کے ایپل سے جڑا ہوا ہے. پر آج کون سا ایپل ہمیں باہر سے انٹروڈیوس کیا, ہمیں لالچ دے کے یہ کہا گیا کہ آج یہ آپ کا پیڑ جو ہے وہ آپ کو 10 گنا فصل دے گا. پر وہ ایپل کیا ہے؟ کیا وہ ہماری سچویشن کو سیوٹ کرتا ہے؟ کہیں بھی کوئی کام کرتے, کہیں کسی کو یہاں ہارٹیکلچر یونیورسٹی ہماری ہے اس سے پوچھتے کہ بھائی یہ کیا صحیح فیصلے لوگوں نے لیے ہیں, اس کو نیگیٹ کرتے. کہیں بھی سوسائٹی کی اور کشمیر کی ڈیولپمنٹ کی اور کہیں کچھ کام نہیں ہو رہا ہے. میں تو کہوں گا جو سڑکیں جگموہن گورنر نے بنائی اس کو بھی انہوں نے آگے ٹھیک ٹھاک نہیں کیا. لوگ گاؤں میں آج کل پریشان ہیں, ان کی روڈز خراب ہیں, پانی فلڈ اس سال بھی سب جگہ, چاہے جموں ہے چاہے کشمیر ہے, جو پل بنے جو روڈ بنی بہہ گئی ہیں. سب جگہ لوگوں کی صحت پہ اس پہ اثر پڑ رہا ہے. میڈیکلز جو ہمارا اس وقت ہے اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ڈاکٹرز نہیں ہیں, امپلائمنٹ کہیں بھی یہ لوگ جنریٹ نہیں کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کتنے لوگ انہوں نے, وہ گورنر صاحب نے کچھ وہ ملیٹنسی ریلیٹڈ جو تھے کچھ 250 پوسٹوں کا وہ انہوں نے کہا ہے. کیا آپ کوئی نقشہ رکھ رہے ہیں؟ اسکولوں میں پروفیسر نہیں ہے, ڈپارٹمنٹس میں, میڈیکل کالجز میں یا ہاسپٹل میں انجیکشن لگانے والے اسٹاف نرس نہیں ہے. کیا ان کی اور آپ نے کبھی ریویو کیا ہے؟ میں آپ کو صداقت بتا رہا ہوں گراؤنڈ کی. آپ کا ایز اے چیف منسٹر آئے تھے, ینگ ہیں, آپ کے ساتھ پوری سپورٹ ہے, آپ لے کے کریے, آپ کو کون روکتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کوئی آپ نے اسٹیپ لیا؟ کوئی اسٹیپ ہمیں آج تک آپ کا نہیں دکھا سوائے 2 ورڈ کے, مجھے اسٹیٹ ریسٹور کرو. ارے جب تک اسٹیٹ ریسٹور کریں گے, اور کیسے کریں گے؟ آپ نے اسمبلی الیکشن, یو ٹی کا الیکشن لڑا ہے, یو ٹی کا الیکشن وہ اس کو بنا کے اسمبلی بنا دیں گے؟ دیٹس ناٹ پاسبل. یو ٹی الیکشن ہوا ہے ایک نوٹیفیکیشن کے تحت. اسٹیٹ تبھی بنے گی جب اسٹیٹ کے لیے الیکشن کال ہوگا. تو آپ 5 سال تک لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے کہ صاحب میں یہ لیتا رہوں گا. یہی آرٹیکل 370 پر آپ نے 30 سال یہاں لوگوں کو بیوقوف بنایا. لیکن اب یہاں خدا را یہاں کے لوگوں کو بیوقوف مت بنائیے, لوگوں کو یہاں پر ایک اچھی راستہ دیجیے, کیونکہ حکومت آپ کے ہاتھ ہے, بھاگ ڈور آپ کے ہاتھ ہے. تو اس لحاظہ میں یہ کہوں گا کہ یہاں کے لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے, لوگ پریشان ہیں, نوجوان ہمارے پریشان ہیں. تو اس لحاظہ اس میں آپ کوئی فیصلہ لیجیے, نہیں تو سرکار چھوڑ کے چلے جائیے, اور نہیں تو ایک لیڈرشپ کسی اور کو دیجیے جو اس قابل ہو, جو ہمارے اسٹیٹ کو لیڈ کر سکے. آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں جو ہم پیچھے بھی دیکھتے آئے ہیں اور اس 1 سال میں.